नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। जो राजस्थान पुलिस कांस्टेबल में आपके नया पार्ट ऐड हुआ है, उसमें जो योजनाएं हैं और जो आयोग है बच्चों और महिलाओं से संबंधित, तो महिलाओं और बच्चों की योजनाएं हमारी अब तक कंप्लीट हो चुकी है। तो जो कंप्लीट हो गई है वो इसी चैनल जीके आंसू सर पर जाके आप देख सकते हैं, और आगे की जो वीडियोस हैं वो भी आपको इसी चैनल पर मिलेगी। तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। एंड आज का जो हमारा टॉपिक रहने वाला है वो है महिला आयोग। आयोग कौन कौन से आपके सिलेबस में? राष्ट्रीय राज्य महिला आयोग और राष्ट्रीय राज्य बाल संरक्षण आयोग। तो आज हमारा पहला कौन सा है? राष्ट्रीय महिला आयोग, जैसा कि आपको स्क्रीन पर दिख रहा है। तो ये बनाया किस लिए गया था? महिलाओं के अधिकारों के संरक्षण के लिए, कि उनके साथ कुछ गलत ना हो, उनके साथ कोई ज्यादती ना हो, वो अपना जीवन अच्छे से यापन कर सके, अपने अस्तित्व की लड़ाई खुद लड़ सके। इसके लिए इसकी जो है वो इस जो आयोग है इसका गठन किया गया था। तो हम बात कर लेते हैं कि इसका गठन कब किया गया, कैसे किया गया। तो जो महिला आयोग अधिनियम बनाया गया था 1990 में, उसकी धारा 3 के तहत इसका गठन किया गया 31 जनवरी 1992 को। महिला आयोग अधिनियम कब का? 1990 का। उसकी धारा कौन सी? धारा 3। और कब किया गया? 31 जनवरी 1992 को, यानी 2 साल के बाद। अब बात कर लेते हैं कि इसको अधिनियम से बनाया गया, यानी ये पहले से संविधान में नहीं था। यानी ये एक संवैधानिक आयोग नहीं है। ये कौन सा आयोग है? ये एक संविधिक आयोग है, यानी कि विधि बनाकर इसको बनाया गया। ये पहले इसका कोई आर्टिकल नहीं है। जैसे कि अपने आर्टिकल की बात कर लेते हैं तो एक होता है वित्त आयोग, आपने नाम सुना होगा। वित्त आयोग का उल्लेख कौन से अनुच्छेद में? अनुच्छेद 280 के अंदर राष्ट्रीय वित्त आयोग का उल्लेख। तो उस तरीके से इसका कोई आर्टिकल नहीं है, यानी ये संविधान में नहीं था। बाद में इसको विधि बनाकर, यानी एक अधिनियम लाकर इसको बनाया गया है। तो ये कौन सा आयोग हो गया? एक संविधिक आयोग है। तो सबसे पहले हम इसका प्रकार ही लिख लेते हैं, ये कौन सा है? संविधिक आयोग है। संविधिक आयोग है, या फिर इसको आप बोल सकते हो गैर संवैधानिक आयोग। इस तरह के आपसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं एग्जाम में कि निम्न में से कौन सा आयोग है जो गैर संवैधानिक है। आपको 4 नाम दे दिए जाए अलग अलग, तो इस तरीके के क्वेश्चन आपके आ सकते हैं। गैर संवैधानिक आयोग है। अब बात कर लेते हैं इसके गठन की। गठन कैसे हुआ है? महिला आयोग अधिनियम कब का? 1990 का। अधिनियम 1990 की धारा 3 के तहत 31 जनवरी, कब? 31 जनवरी 1992 को, 31 जनवरी 1992 को इसका गठन किया। 1992 को क्या किया गया? इसका गठन किया गया। अगला देख लेते हैं हम इसका मुख्यालय। मुख्यालय कहाँ पर है? दिल्ली के अंदर है। दिल्ली में भी कहाँ? निर्भया भवन। कहाँ पे है? दिल्ली। दिल्ली में कहाँ पे? निर्भया भवन। क्या है इसका यहाँ पे? मुख्यालय है। अगला हम बात कर लेते हैं इसकी संरचना। तो इसकी जो संरचना है वो बहुसदस्य है, यानी एक से ज्यादा सदस्य है। इसमें संरचना किस तरीके से, उसकी चर्चा हम आगे वाली एक स्लाइड में अच्छे से कर लेंगे। यहाँ पर सिर्फ देख लेते हैं बहुसदस्यीय संरचनाएं। बहुसदस्यीय संरचनाएं, यानी इसके अंदर कितने हैं टोटल? 5 इसके सदस्य होते हैं, एक इसमें सचिव होता है और एक इसमें अध्यक्ष होता है। यानी टोटल कितने हैं? 7 इसके अंदर मेंबर्स होते हैं। 5 सदस्य, एक अध्यक्ष, एक सचिव होता है। नियुक्ति कौन करता है? तो नियुक्ति राष्ट्रीय आयोग है, यानी केंद्र सरकार के द्वारा की जाती है। केंद्र सरकार के द्वारा। केंद्र सरकार में कौन? प्रधानमंत्री। केंद्र सरकार द्वारा प्रधानमंत्री नियुक्ति करते हैं। किसकी? अध्यक्ष और सदस्यों की, दोनों की। लिख लेते हैं, अध्यक्ष और सदस्य, यानी 7 जो लोग हैं सबकी नियुक्ति, सचिव की नियुक्ति भी उनके द्वारा ही की जाती है। अगली हमारे पास पॉइंट है
कार्यकाल, कार्यकाल कितना होता है इनका? कार्यकाल होता है 3 वर्ष। कितना होता है? 3 वर्ष। ये भी अध्यक्ष और सदस्यों का दोनों का 3 वर्ष होता है। अध्यक्ष सदस्य दोनों का 3 3 साल होता है। चाहे अध्यक्ष हो चाहे उसका सदस्य हो, दोनों का कार्यकाल कितना होता है? 3 वर्ष होता है। अगला है हमारा नोडल एजेंसी। नोडल एजेंसी इसकी क्या है? तो जो महिला एवं बाल विकास मंत्रालय है वो इसकी नोडल एजेंसी है। महिला एवं बाल विकास मंत्रालय जो राष्ट्रीय स्तर पर और राज्य स्तर पर दोनों पर अलग अलग है। इसका जो गठन है वो किया गया था 26 जनवरी 2006 को। महिला एवं बाल विकास मंत्रालय गठन 26 जनवरी 2006 को। इसकी जो राष्ट्रीय स्तर पर, अपने राष्ट्रीय की बात करें तो इसके जो मंत्री है वो कौन है? वो है स्मृति ईरानी। पूरा नाम है उनका स्मृति जुबिन ईरानी। ठीक है, तो बात कर लेते हैं नोडल मंत्रालय, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय। बाल विकास मंत्रालय, इसके बारे में थोड़ी जानकारी ले लेते हैं। गठन इसका कब किया गया? जनवरी 2006 को। और इसके मंत्री कौन है? मंत्री हैं स्मृति ईरानी। स्मृति ईरानी इसकी क्या है? मंत्री है। राष्ट्रीय स्तर पर, राज्य स्तर पर जब आएंगे तो उसकी बात कर लेंगे। कौन है? ममता भूपेश। अगली बात कर लेते हैं आदर्श वाक्य। आदर्श वाक्य क्या है? महिलाओं के अधिकारों का सतत संरक्षण, यानी उनका अधिकारों के संरक्षण के लिए जो अपने शुरू में बात कर ली थी, तो वो इसका क्या है? आदर्श वाक्य है। क्या है? महिलाओं के अधिकारों का सतत संरक्षण। इसका आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो इसको आप याद रखिएगा। क्या है? महिलाओं के अधिकारों का, अधिकारों का संरक्षण। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है प्रतिवेदन, यानी अपनी रिपोर्ट किसे देते हैं? तो ये अपनी रिपोर्ट देते हैं केंद्र सरकार को। किसको देते हैं? केंद्र सरकार को देंगे, केंद्र सरकार को। किसको रिपोर्ट देंगे? केंद्र सरकार को। अगला हमारा पॉइंट है इसकी प्रथम अध्यक्ष कौन थी? इसकी प्रथम अध्यक्ष थी जयंती पटनायक। कौन थी इसकी प्रथम अध्यक्ष? जयंती पटनायक। और वर्तमान में कौन है? रेखा शर्मा। एनालिटिकल अप्रोच में जैसे क्वेश्चन आ जाए तो अब तक की कौन सी रह चुकी है या नहीं रही है इन निम्न में से, तो वो इसकी जो लिस्ट है वो आपको लास्ट में दे दी जाएगी। तो आप एक बार उसको सरसरी निगाह से देख लो कि इनमें से कौन सी अब तक रह चुकी है। आपको ज्यादा उसमें कुछ नहीं देखना है कि कब तक का क्या कार्यकाल था, बस आपको उनके नाम एक बार देख लेने हैं। तो पहली और लास्ट की तो हम यहीं पे लिख लेते हैं। क्या है? जयंती पटनायक। पटनायक सबसे ज्यादा, मतलब इनमें क्या है, जैसे नियुक्ति की अपन ने बात की, प्रधानमंत्री इनकी नियुक्ति करते हैं, लेकिन इनकी पुनर्नियुक्ति भी संभव है। और अब तक कौन सी ऐसी अध्यक्ष हैं जो एक से ज्यादा बार रह चुकी है? तो 2 बार रह चुकी है। कौन है? गिरिजा व्यास, जिसको हम इंपॉर्टेंट फैक्ट्स में लिख लेंगे। कौन है? गिरिजा व्यास। जयंती पटनायक। और वर्तमान में कौन है वो तो आपको पता ही होगा, करंट अफेयर्स में रहता है ये तो, रेखा शर्मा। रेखा शर्मा इससे पहले वाले कार्यकाल में कार्यवाहक रह चुकी है और अभी वर्तमान में ये अध्यक्ष जैसे हैं ही। आगे हम बात कर लेते हैं उद्देश्य। उद्देश्य क्या है कि महिलाओं के अधिकारों का संरक्षण, अपने स्टार्टिंग से बात करते आए हैं, तो महिलाओं के जो संवैधानिक और कानूनी रूप से उनको संरक्षण प्रदान करना, उनको विधायी सुझाव देना कि इनके लिए क्या बेहतर हो सकता है, मतलब इन सब के लिए एक अलग से आयोग बना दिया गया ताकि महिलाओं से संबंधित जितने भी कार्य है वो ये आयोग संभाल सके। ठीक है, तो हम लिख लेते हैं एक एक करके इनके उद्देश्य क्या है। लिख लेते हैं महिलाओं के लिए संरक्षण, यानी कि
संवैधानिक और कानूनी संरक्षण की समीक्षा और विधायी सुझाव की सिफारिश करने शिकायत का निवारण, तो करता ही है ये, शिकायत के निवारण हेतु। यानी उनके जो संवैधानिक और कानूनी उनको संरक्षण अवेलेबल करवाएगी, उनके लिए विधायी रूप से जो उनकी क्या बोल सकते हैं कि हम बेहतर सुझाव के उनके लिए आगे और क्या बेहतर हो सकता है, कौन से कानून लाके उनको और बेहतर सुविधाएं उपलब्ध करवाई जा सकती है, बेहतर संरक्षण दिया जा सकता है, तो उसकी सिफारिश करेगी। और उनकी जो शिकायतें एट प्रेजेंट चल रही है उनको कैसे दूर किया जा सकता है उसके बारे में, ये उन सबको दूर करने के लिए ये जो आयोग है उसका गठन किया गया था। ठीक है, अगला हमारा है त्याग पत्र। ये त्याग पत्र किसको देंगे, तो इसकी नियुक्ति कौन करता है, केंद्र सरकार करती है, तो इसको हटाएगा। त्याग पत्र भी किसको देंगे, केंद्र सरकार को ही देंगे। किसको देंगे त्याग पत्र, त्याग पत्र देंगे केंद्र सरकार को। और कौन कौन देंगे, अध्यक्ष और सदस्य दोनों ही, अध्यक्ष सदस्य, यानी दोनों की नियुक्ति केंद्र सरकार के द्वारा, त्याग पत्र केंद्र सरकार को, और हटाएगा भी कौन, केंद्र सरकार ही। हटाएगी भी कौन, केंद्र सरकार को, अध्यक्ष और सदस्य दोनों को। अब हटाने के आधार क्या हो सकते हैं, हटाने के आधार हो सकते हैं कि वो दिवालिया हो गया हो, या फिर वो कार्य नहीं कर सकता, यानी कार्य की अक्षमता हो उसमें। नेक्स्ट है नैतिक अक्षमता ग्रस्त हो, यानी नैतिक रूप से वो सही नहीं है। फोर्थ है इसका कि वो 3 मीटिंग में, यानी इनकी जो मीटिंग्स होती हैं, जो बैठकें होती हैं, उन बैठक में लगातार 3 बैठक में केंद्र सरकार से बिना परमिशन के, यानी उन्होंने केंद्र सरकार से पूछा नहीं है कि हम एब्सेंट होने वाले हैं इन बैठकों में, तो ऐसे लगातार अगर वो 3 बैठक में बिना बताए एब्सेंट हो जाता है, उस स्थिति में उसको वहां से उसके पद से हटा दिया जाता है, चाहे वो अध्यक्ष हो चाहे वो सदस्य हो। कौन कौन से हैं, नैतिक अक्षमता है, कार्य करने में अक्षम है, या तो फिर वो 3 बैठकों में उपस्थित नहीं रहा है, यानी एब्सेंट रहा है, या फिर वो दिवालिया हो गया है। तो इसके आधार हम लिख सकते हैं, आपसे पूछे जा सकते हैं, या तो वो दिवालिया हो गया है, दिवालिया हो गया है, नैतिक क्षमता ग्रस्त है, ग्रस्त हो गया है, या फिर वो कार्य करने में अक्षम है, कार्य अक्षम, आपको पॉइंट्स बना के ये दे सकते हैं अक्षम पर। फोर्थ पॉइंट है सरकार की अनुमति के बिना, अनुमति लगातार 3 बैठकों में, लगातार 3 बैठकों में अनुपस्थिति, उपस्थित, अनुपस्थित होने पर। चारों समझ में आ गए, क्या क्या है, दिवालिया है, नैतिक अक्षमता है, कार्य करने में असमर्थ है, और चौथा 3 बैठक में बिना परमिशन के वो एब्सेंट होता है, तो उन स्थितियों में उनको प्रधानमंत्री जो है उनके पद से हटा सकते हैं, बर्खास्त कर सकते हैं। समझ आ गया, हटाना, नियुक्ति और जो त्याग पत्र है, तीनों किसको देगा, केंद्र सरकार को देगा, यानी प्रधानमंत्री को देगा, केंद्र सरकार यानी प्रधानमंत्री। राष्ट्रपति राज्यपाल नहीं है इसमें, प्रधानमंत्री है। ठीक है, अगला है हमारे पास इसकी संरचना। संरचना की बात कर लेते हैं, कौन कौन होते हैं इसके अंदर। जैसे कि मैंने पहले बताया, अध्यक्ष होता है,
5 सदस्य होते हैं और एक सचिव होता है। जो सचिव होता है वो आईएएस रैंक का एक अधिकारी होता है। वो और क्या होगा उसकी चर्चा हम आगे करेंगे। सदस्य में से एक सदस्य एससी एसटी का होना अनिवार्य है। इनकी पुनर्नियुक्ति की जा सकती है और अध्यक्ष है, अध्यक्ष वो जो महिलाओं के मामले में उसको जानकारी होनी चाहिए, उस आधार पर उसको अध्यक्ष नियुक्त किया जाएगा। सदस्यों के लिए क्या मानक है उसकी चर्चा भी हम करेंगे। तो बात कर रहे थे हमने बहुसदस्यीय निकाय पढ़ा था, तो इसकी संरचना में कौन कौन आएगा? अध्यक्ष आएगा, अध्यक्ष, और कौन है? सदस्य, सचिव। कितना? एक। सदस्य कितने? 5 और अध्यक्ष कितना? 1। यानी टोटल कुल में 7 है। कुल कितने? 7 है, अध्यक्ष, सचिव और 5 सदस्य। तो एक सदस्य बना के लिखिए, एक सदस्य का यानी इन 5 सदस्यों में से बात हो रही है, अनिवार्य है। और इनकी क्या की जा सकती है? पुनर्नियुक्ति की जा सकती है। और नियुक्ति की जा सकती है। समझ में आ गया? कितने हैं? 5 सदस्य, एक अध्यक्ष, एक सचिव, अनुसूचित जाति जनजाति का एक सदस्य होना आवश्यक है, यानी 5 सदस्यों में से एक वो होना आवश्यक है, और एससी एसटी का होना आवश्यक है। नेक्स्ट है कि इनका कार्यकाल कितना होता है? 3 साल का होता है। लिख लेते हैं कार्यकाल। कार्यकाल तो सबका ही कितना होता है? 3 वर्ष होता है, और पुनर्नियुक्ति इनकी की जा सकती है। अगला हमारे पास है, इसमें शामिल सदस्यों के पास महिलाओं से संबंधित, यानी जो इसमें सदस्य होंगे, महिलाओं का जो अध्यक्ष होगा उसके पास महिलाओं से संबंधित जो अधिकार हैं, उनके जो कार्य हैं, उनकी जानकारी उसके पास होनी चाहिए। सदस्यों के लिए बता रखा है इसमें, इनमें शामिल सदस्यों के पास महिलाओं से संबंधित उद्यमिता प्रबंधन, महिलाओं के स्वैच्छिक संस्थान यानी संस्थान कौन कौन से हैं, प्रशासन, आर्थिक विकास, उनका आर्थिक रूप से कैसे विकास किया जाएगा, स्वास्थ्य, शिक्षा और समाज कल्याण का अनुभव होना आवश्यक है। यानी उनके पास बेसिक नीड्स जो है वो ये होनी चाहिए। उन्हें महिलाओं के बारे में जानकारी होनी चाहिए ऑल ओवर, ये है कि उनका विकास कैसे किया जाए, यानी उनको शामिल किस में हो रहे हैं? महिला आयोग में। और महिला आयोग का कार्य क्या होता है? कि महिलाओं का विकास करना। तो विकास कैसे होगा इसकी जानकारी उनके पास होनी चाहिए। जो सचिव होगा, वो सचिव क्या होगा? सचिव प्रबंधन, संगठनात्मक संरचना अथवा समाज शास्त्री जो गतिविधियां हैं उनका वो ज्ञाता होना होगा, यानी उसको उस चीज का नॉलेज होगा, और वो एक आईएएस रैंक का अधिकारी होता है। अगली बात कर लेते हैं हम इनके कार्यों की। कार्यों को आपको सिर्फ समझना है कि बाई चांस आपको लेंदी क्वेश्चन में इसे पूछ लिया जाए तो आप एक बेसिक समझ के आधार पर इसको कर पाओ। आपको एज इट इज रटना नहीं है, सिर्फ आपको मैं जैसे जैसे समझा रही हूँ आप वैसे वैसे समझते चलिए। तो नेक्स्ट हमारे है कार्य। संविधान और कानूनों के अधीन महिलाओं को उपलब्ध कराए गए सुरक्षा उपायों के मामलों की जांच एवं परीक्षण करना। क्या समझ में आया? कि जो संविधान और कानून है उसके तहत महिलाओं को कौन कौन से अधिकार उपलब्ध कराए गए हैं, कौन कौन सी सुरक्षाएं दी गई है, उनकी जांच एवं परीक्षण करना। यानी उन्हें पता होगा कि उन्हें क्या कौन कौन से अधिकार उपलब्ध कराए जा रहे हैं और वो कैसे प्रॉपर वर्क कर रहे हैं या फिर नहीं। या पहला समझ में आ गया कि उनको जो अधिकार उपलब्ध है उनकी जांच और परीक्षण करेगा कौन? महिला आयोग। अगला हमारे पास है, महिलाओं से जुड़े सभी सुरक्षा के उपायों के कार्यपालन के संबंध में केंद्र सरकार को वार्षिक रिपोर्ट प्रेषित करता है। अपन ने पढ़ा था प्रतिवेदन। प्रतिवेदन किसको देता है? केंद्र सरकार को। तो वो इसके कार्य में भी वो चीज आ गई। क्या हुआ है कि जो एक साल में जैसे पर ईयर देते हैं, वार्षिक रूप से लिखा हुआ है, तो एक साल में उनके जो
कार्य किए जा रहे हैं वो किस तरीके से किए जा रहे हैं, ये जो केंद्र सरकार है उसको ये महिला आयोग है वो बताएगा। क्या बताएगा कि जो सुरक्षा उपाय कार्यपालक के संबंध में केंद्र सरकार को वार्षिक रिपोर्ट देगा, यानी एक रिपोर्ट तैयार करेगा कि उनके द्वारा जो बनाए गए कानून है वो कैसे काम कर रहे हैं। उनकी रिपोर्ट किसको देगा? केंद्र सरकार को देगा। पहले क्या था कि उनका परीक्षण करेगा, जांच करेगा, यानी जो अधिकार है उनकी परीक्षण करेगा, परीक्षण करने के बाद उनकी रिपोर्ट बनाएगा और रिपोर्ट किसको देगा? केंद्र सरकार को देगा। अगली हमारे पास है केंद्र सरकार या किसी राज्य सरकार को महिलाओं की दशा सुधारने के लिए सिफारिशें देना। यानी कि अगर उसको ऐसा लगता है कि महिलाओं के साथ कुछ सही नहीं हो रहा है तो उन चीजों को कैसे बेहतर बनाया जा सकता है उसकी सिफारिश भी केंद्र सरकार को, राज्य सरकार को, दोनों को कर सकता है। क्या कर सकता है? कोई भी जैसे नई योजना लागू करने के लिए कह सकता है, या फिर किसी संशोधन करने के लिए कह सकता है। कोई भी ऐसा अधिनियम है जो महिलाओं के अधिकारों को ओवरलैप कर रहा है, जैसे कि उनके अधिकारों को कम कर रहा है, तो उस स्थिति में ये उसको सुधारने की, उनकी दशा सुधारने की सिफारिश कर सकता है। नेक्स्ट है हमारे पास महिलाओं को प्रभावित करने वाले संविधान के मौजूदा उपबंधों और कानूनों की समीक्षा करना तथा इस प्रकार के कानूनों में किसी भी प्रकार की कमी को पूरा करने के लिए सुझाव देना। वही चीज बोल दी वापस से, यानी महिलाओं को जो संविधान के उपबंध प्रभावित कर रहे हैं और अगर उनमें कुछ गलत है, गलत रूप से प्रभावित कर रहे हैं, तो उनको सही करने की सलाह भी क्या दे सकता है? केंद्र सरकार को ये दे सकता है। ठीक है, अगला हमारे पास पॉइंट है महिलाओं के विरुद्ध भेदभाव और उत्पीड़न से पैदा होने वाली विशेष समस्याओं में विशेष अध्ययनों और जांच का आह्वान करना तथा इन समस्याओं के समाधान के लिए अनुमोदित की गई रणनीतियों के समक्ष आने वाली बाधाओं की पहचान करना। यानी कोई भी महिला है उसके खिलाफ अगर उत्पीड़न हुआ है या भेदभाव हुआ है तो उसके लिए विशेष, यानी कि कई बार ऐसे सीबीआई जांच की मांग की जाती है, किसी भी तरह की विशेष जांच की मांग ये कर सकता है। ये मतलब कोई भी अगर कमेटी उसकी जांच करे, इनको लगता है कि वो सही नहीं कर रही है या फिर कुछ भी गलत हो रहा है, तो ये मांग कर सकती है कि नहीं, इसकी जांच किसी दूसरी कमेटी से करवाई जाए या फिर किसी अन्य एजेंसी को ये जांच सौंपी जाए, तो उस तरीके के कार्य भी ये कर सकता है। अगला है हमारे पास महिलाओं के सामाजिक आर्थिक विकास की नियोजन प्रक्रिया पर परामर्श देना और उनमें भागीदारी करना। ये तो सीधा सा पॉइंट है कि उनका विकास में अपनी भागीदारी देगा और उनको परामर्श देगा कि ये इस तरीके से और बेहतर हो सकता है। अगला है संवर्धनशील एवं शैक्षिक शोध को हाथ में लेना ताकि सभी क्षेत्र में महिलाओं का अपेक्षित प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करने के तरीके को सुझाया जा सके। यानी हर एक क्षेत्र में महिलाओं का प्रतिनिधित्व हो, किसी भी क्षेत्र में वो पिछड़े ना, इसका भी ये ध्यान रखेगा। अगला है संघ एवं राज्य के अधीन महिलाओं के विकास की प्रगति का मूल्यांकन करना कि महिलाएं कितनी ग्रोथ कर रही है, उसका मूल्यांकन भी यही करेगा। किसी भी कारागृह, पूछताछ गृह, महिलाओं की संस्था या अन्य ऐसे स्थान का निरीक्षण करना जहां महिलाओं को बंदी या अन्य रूप में रखा जा रहा है। यानी कि ऐसी जगह जैसे कि जेल हो गई या फिर कोई अन्य जगह है जहां पर महिलाएं रह रही है, तो उनके साथ उस संरक्षण वाली स्थिति में कुछ गलत ना हो रहा हो। मतलब लगे तो ये कि वो पुलिस कस्टडी में है, सुरक्षित ही होगी, लेकिन ऐसा कई बार नहीं भी होता है। हमेशा ऐसा नहीं है कि उनके साथ गलत ही होता है, लेकिन कुछ परिस्थिति में हो सकता है कि उनके साथ गलत हो रहा हो, तो उसकी जांच भी यही करती है। जैसे कि किसी एनजीओ के तहत रह रही हो या फिर किसी भी तरीके से किसी भी संस्थागत रूप से अगर कहीं पर महिलाएं रह रही है या फिर उनको पूछताछ के लिए कहीं ले जाया गया है, तो उस स्थिति में उनके साथ कोई गलत व्यवहार ना हो, इसकी भी कौन निगरानी रखेगी? राष्ट्रीय महिला आयोग के द्वारा इसकी निगरानी रखी जा सकती है। किस किस के लिए? कारागृह में, पूछताछ गृह में, या फिर महिलाओं की कोई संस्था है या फिर अन्य कोई ऐसा स्थान है, तो वहां पर भी निरीक्षण करने का काम कौन करेगी? महिला आयोग करती है। अगला है किसी भी ऐसे मुकदमे को वित्त उपलब्ध करवाना जिसमें महिलाओं के एक बड़े हिस्से को प्रभावित करने वाला मुद्दा निहित है। यानी कोई ऐसा मुद्दा है जो एक महिलाओं के एक पूरे तबके को प्रभावित करने वाला है और उसके लिए न्याय के लिए लड़ना पड़ता है, और सीधी सी बात है पैसे की जरूरत भी होती है। तो कोई ऐसा मुद्दा हो जो एक बहुत बड़े तबके को, महिलाओं के तबके को प्रभावित कर रहा है, तो उसके पास अगर पैसे नहीं है वो सब मुकदमा दायर करने के लिए, जैसे मुकदमा लड़ने के लिए, तो वो सबकी सहायता भी कौन करता है? महिला आयोग करता है। सबकी नहीं करता है, जो एक बहुत बड़े तबके को अगर प्रभावित करता है, एक ही मुद्दा है वो और वो सबसे संबंधित है। मान लीजिए वो हर एक लड़की, हर एक महिला से संबंधित मुद्दा है, कल को आज वो इसके साथ हुआ है, कल दूसरी महिला के साथ भी हो सकता है, तो उसके ऊपर बेहतर न्याय प्राप्त करने के लिए भी ये उनकी मदद कर सकता है। फॉर एग्जाम्पल हम ले सकते हैं कि जैसे निर्भया केस हुआ था दिल्ली में, तो वो एक महिलाओं के पूरे
समाज की जितनी महिलाएं सबको प्रभावित करने वाला था। उस तरीके के जैसे जो केस होते हैं उनमें भी हेल्प करता है कौन? राष्ट्रीय महिला आयोग। समझ में आया? अगला है, आयोग महिलाओं से जुड़े मामलों पर स्वयं की पहल के आधार पर मौखिक या लिखित रूप से प्राप्त शिकायत पर कार्यवाही करता है। अपनी कार्यवाहियों और कार्य निष्पादन के संदर्भ में आयोग को सिविल अदालत की शक्तियां प्राप्त हैं। इस पॉइंट में आपको दो मेजर पॉइंट्स मिल जाते हैं। कौन कौन से? पहला, ये स्वयं संज्ञान ले सकता है। अगर इनको कहीं पे कुछ गलत होता हुआ दिखाई देता है तो इस चीज का इंतजार नहीं करेंगे कि आप शिकायत करोगे तभी ये कुछ एक्शन लेंगे। ये खुद से भी एक्शन ले सकते हैं। इनको कुछ गलत लगेगा तो ये खुद से एक्शन ले सकते हैं। सेकेंड चीज क्या है? इनको सिविल अदालत की जो शक्तियां हैं वो प्राप्त हैं। ये क्या है? ये एक परामर्शकारी आयोग होता है। इसमें हम एक लिख लेते हैं, ये एक परामर्शकारी आयोग होता है। परामर्शकारी आयोग होता है, अर्थात इसका मतलब क्या है? अर्थात यह जांच कर सकता है, अर्थात यह जांच कर सकता है, न्याय नहीं कर सकता। सॉरी, जांच कर सकता है, सजा नहीं दे सकता या फिर दंड नहीं दे सकता। कर सकता है, न्याय तो दिलवाने का कार्य करता ही है। जांच कर सकता है लेकिन दंड नहीं दे सकता, लेकिन दंड नहीं दे सकता, दंड। इतना समझ में आएगा? परामर्शकारी आयोग है यानी ये जांच कर सकता है किसी भी मामले की, लेकिन उसमें दंड देने का अधिकार इसको नहीं है। इसको सिविल न्यायालय की शक्तियां प्राप्त है। और कौन सा है? ये स्वयं संज्ञान ले सकता है, किसी के शिकायत करने का इंतजार नहीं करेगा अगर इनको कुछ गलत होता हुआ लगता है। तो इसमें आपको दो पॉइंट्स मोस्ट इंपोर्टेंट याद रखने हैं। स्वयं संज्ञान ले सकता है, क्योंकि जो आपको बड़े क्वेश्चन दिए जाते हैं तो उनमें ऐसे बोल सकते हैं कि महिला आयोग से संबंधित सत्य कथन है या फिर असत्य कथन है, तो उनमें आपको तीन सही कथन दे दिए जाएंगे, एक गलत दे दिया जाएगा, या फिर अगर सत्य पूछा जाएगा तीन गलत दे दिए जाएंगे, एक सही दे दिया जाएगा। तो ये जो लाइंस हैं वो आपको याद रखनी है, आपको सिर्फ इनको समझना है, रटना नहीं है। ठीक है? अगला है हमारे पास, इसको तो आप इंपॉर्टेंट ही मार्क कर लो, तो आपको अच्छे से याद करना है। आगे हम बात कर लेते हैं महत्वपूर्ण तथ्य। महत्वपूर्ण तथ्य कौन कौन से? अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब? 8 मार्च को। राष्ट्रीय महिला दिवस कब? वो मनाया जाता है 13 फरवरी को। कब से मनाना शुरू किया गया? 2014 से उसको मनाना शुरू किया गया है। अब 13 फरवरी को ऐसा क्या होता है? 13 फरवरी को जो हमारी राष्ट्र की पहली महिला राज्यपाल जो यूपी में बनी थी, श्रीमती सरोजनी नायडू, उनका बर्थडे आता है। किस दिन? उनका जन्म दिवस कब होता है? 13 फरवरी को उनका जन्म दिवस होता है। और कब से मनाना शुरू किया जा रहा है? 2014 से। अब बात कर लेते हैं कि जो महिला आयोग की अध्यक्ष होती है उसको कैबिनेट मंत्री का दर्जा प्राप्त होता है। अगला है, इसके जो सदस्य होते हैं उनको राज्य मंत्री का दर्जा प्राप्त होता है। जो ये महिला आयोग होते हैं, राष्ट्रीय हो चाहे राज्य हो, इनके अंदर राष्ट्रपति, राज्यपाल, हाई कोर्ट या फिर सुप्रीम कोर्ट, इनका कोई किसी भी तरीके का हस्तक्षेप नहीं होता है। समझ आ गया? किसी का भी इसमें कोई भी ये जो कार्य करता है उसमें ये हस्तक्षेप नहीं कर सकते। तो बात कर लेते हैं हम, पहला कौन सा? अंतरराष्ट्रीय दिवस। वैसे इस दिन भी किसका जन्मदिन आता है? सुंदरा राजे जी का, हमारे जो माननीय पूर्व मुख्यमंत्री रह चुकी है। 8 मार्च को। लेकिन ये मनाया उस आधार पे नहीं जाता। राष्ट्रीय महिला दिवस 14 फरवरी को, सॉरी 13 फरवरी को 2014 से मनाना शुरू किया। ये
अध्यक्ष को कैबिनेट मंत्री, कैबिनेट कैबिनेट मंत्री का दर्जा प्राप्त होता है, दर्जा प्राप्त होता है। और जो इसके आयोग के सदस्य हैं, सदस्य को राज्य मंत्री का दर्जा प्राप्त होता है, प्राप्त होता है, प्राप्त होता है। आगे हम बात कर लेते हैं। आगे हमारे पास आयोग के कार्य में राज्यपाल सुप्रीम कोर्ट या फिर हाई कोर्ट हस्तक्षेप नहीं कर सकते। लास्ट पॉइंट हमारा कौन सा रह गया है? कि कौन सा एक अखबार ये प्रकाशित करते हैं, पत्रिका प्रकाशित होती है इनकी साइड से, वो कौन सी है? हस्तक्षेप नहीं कर सकते। इनके द्वारा एक राष्ट्रीय महिला आयोग के द्वारा एक पत्रिका प्रकाशित की जाती है, वो कौन सी है? राष्ट्र महिला। कौन सी है पत्रिका प्रकाशित? मत जाओगे, पूरी लाइन लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि हम राष्ट्रीय महिला आयोग पढ़ रहे हैं, वही करेगा इसका प्रकाशन। राष्ट्र नाम से पत्रिका प्रकाशित हो महिला। और अब तक 2 बार जो है वो नियुक्त कौन हो चुकी है? 2 बार नियुक्त, अध्यक्ष नियुक्त कौन है? गिरिजा। समझ में आ गया? सारे फैक्ट्स क्लियर हैं? आगे हम बात कर लेते हैं। आगे हमारे पास है अब तक के आयोग के अध्यक्ष कौन कौन सी रह चुकी हैं, तो वो है हमारे पास इनकी लिस्ट है। इनको आप एक बार सरसरी निगाह से देख लीजिए क्या क्या है। फर्स्ट है जयंती पटनायक, जिनका हमने जिक्र पहले भी कर लिया है। डॉक्टर वी मोहिनी गिरी, विभा पार्थसारथी, डॉक्टर पूर्णिमा अडवाणी, डॉक्टर गिरिजा व्यास की बात हमने कर ही ली है। कौन सी है ये? 2 बार अब तक नियुक्त हो चुकी है। अगली है ममता शर्मा, ललिता कुमार मंगलम, यानी रेखा शर्मा से जो पहले है वो कौन सी है? ललिता कुमार मंगलम। रेखा शर्मा की मैंने आपको पहले ही बात बताई थी कि ये एक बार कार्यवाहक रह चुकी है और अब वर्तमान में भी ये अध्यक्ष हैं। तो आठवां जो अध्यक्ष था वो कार्यवाहक के रूप में रेखा शर्मा थी और अभी वर्तमान में 9वीं अध्यक्ष भी अब तक रेखा शर्मा ही चल रही है। आपको जस्ट इनको एक बार देखना है कि ऐसे पूछ लिया जाए कि निम्न में से अध्यक्ष नहीं रही है, इनमें से कौन सी ऐसी महिला है जो राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष नहीं रही है, तो आप उस क्वेश्चन के लिए तैयार रहें। इसके लिए आपको ये लिस्ट दी गई है, आप एक बार इसको देखें और अच्छे से पढ़ें। धन्यवाद।